आरबी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी SSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। देखिए, परीक्षा आपका बहुत ही नज़दीक है। 28 और 29 अक्टूबर की आपकी परीक्षा होने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट इसके पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ऑप्शन दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, हिटलर ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी समिति के सदस्यों से मतभेद होने के कारण उन्होंने 29 अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का नाम बदलकर आज़ाद हिंद फौज रख दिया था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी जो 3 है, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन और भगत सिंह, ये तीनों क्रांतिकारी नेता हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। और इन्होंने 1905 में क्या किया था? इन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चारों में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या क्या है? देवगुप्त है, देवराज, देवश्री तथा इनकी जो अन्य उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? विक्रमादित्य तथा परम भागवत। इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। इन नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर तथा बररुचि। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन दिया गया थार, सहारा, गोबी या फिर मोजाबी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहारा। और ये सहारा कहाँ स्थित है? तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, थार की बात करें, थार आपका मध्य भारत भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। गोबी की बात करें तो गोबी कहाँ है? मंगोलिया और चीन में। मोजाबे कहाँ है? मोजाबे दक्षिण कैलिफोर्निया में है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, ये सेकंड पोजीशन पे है। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे गुजरात है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या फिर वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थलमंडल। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू गाडविन, नंगा पर्वत या फिर माउंट एवरेस्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केटू। ठीक है, केटू की ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और यह जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, यानी पीओके कश्मीर में स्थित है। पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करें कौन सी है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। ठीक है,
अब आइए, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग या फिर मैड्रिड? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन की राजधानी कौन सी है? तो स्वीडन की राजधानी आपका हो जाएगा स्टॉकहोम। ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी इसमें बर्न है और लग्जमबर्ग तथा स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? दूसरी, प्रथम, तीसरी, पाँचवीं? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम। भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और जब किसी नए राज्य के गठन की बात होती है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1977, 1945, 1965 या फिर 1969? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1969। ठीक है। 19 जुलाई, डेट भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस माह में किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की हैसियत से बैंकिंग कंपनीज उद्यमों के अधिग्रहण का अध्यादेश जारी किया था और इसके तहत कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? ऑप्शन दिया गया समुद्र जल में अशुद्धि नहीं होगा, अशुद्ध होगा, अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, पानी द्वारा रोशनी की छितराव, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन या फिर समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, समुद्र के जल के नीला रंग का होने का कारण यह है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती है तो विशेषकर उस जगह पर जहाँ इसका जल गहरा व स्वच्छ होता है तो वहाँ से परावर्तित होने के बाद इस प्रकाश में मौजूद 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुँचता है और यही कारण है कि समुद्र हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? आप सभी लोगों को पता होगा, हम फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, BCG, DPT, DT या TT? तो राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा क्या होगा? BCG। ठीक है। BCG की बात करें, BCG का पूरा फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट और ग्यूरिन। ठीक है। इसका प्रयोग TB क्षय रोग के खिलाफ प्रतिरक्षण हेतु किया जाता है, जो BCG है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ऑप्शन दिया गया क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल या फिर ईथर? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक पीला ठोस विशेष गंध युक्त अस्थिर पदार्थ है। यह तीव्र कीटाणुनाशक होता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम या फिर यूरिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ठीक है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम क्या होता है? फास्फेट का मुख्य वाहक होता है और इसका प्रयोग पौधों के उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है कि वृद्धि होती है, अप्रभावित होती है या फिर पहले घटता है और फिर वृद्धि होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। जब हम लोग नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका जो हिमांक होता है घट जाता है, यानी कि देरी से फिर यह गलता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? पानी, इस्पात, हवा या फिर निर्वात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात। ठीक है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम होती है। अगर सबसे कम पूछा जाए किस में होता है तो किस में होता है? गैस में होता है। और सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक होता है ठोस में। और निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से या फिर कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। ठीक है। देखिए, पौधों की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। और पौधों की आयु के निर्धारण की जो विधि होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
अब आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि इनमें से कौन उड़ सकता है, हार्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू या फिर पेंगुइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्नबिल। हार्नबिल को जो कि क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो धनेश के नाम से जानते हैं, धनेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, 1950, 1951, 1952 या फिर 1956। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1956। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले दूसरे वीडियो में भी देखा था, उसका व्याख्या वहाँ पे विस्तृत व्याख्या देखा था। आप लोग जाकर के पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 5 संघ शासित संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो जवाब क्या होगा, राज्य आपके होंगे 28 और संघ शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे आपके 8। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बना पड़ा राज्य कौन सा है, कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला, लौह अयस्क, तेल या फिर हीरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेल। होन्शु जो है, होन्शु का जो कि जापानी भाषा में मतलब होता है, जो उसका मीनिंग होता है वो होता है मुख्य प्रांत। ठीक है, मुख्य प्रांत होता है। और होन्शु जो है, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वां जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे 7वां बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप में क्या क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है, इसके साथ साथ तांबा भी पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, स्थानीय स्वशासन की जब भी बात होती है तो किसका नाम आता है, लॉर्ड रिपन का आता है, 1881। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर शुरुआत होती है 1882 में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में स्थानीय शासन का शुरुआत कब हुआ था, 1882 में हुआ था। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 5, 7, 4 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, डी हो जाएगा, 6। ठीक है। देखिए, नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी, तो हो जाएगा डायनामाइट। अभी हाल ही में 2023 का जो कि नोबेल पुरस्कार सबको प्रदान किया गया है, किन किन लोगों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इसका विस्तृत वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपाली भाषा। 24 देखते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, 39, 85, 109, 131। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 131। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं, आप लोग को पता हो गया। इसमें 84 सीटें जो हैं, 84 सीट जो 84 सीटें किसके लिए, वह अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। बाकी जो 47 सीटें वो किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। 25 में पूछा गया है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। और सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा, सबसे छोटा समुद्री किनारा किसका, तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोवा का। देखिए, भारत में अगर हम लोग बात करें जो समुद्री तटीय राज्य कितने हैं, टोटल 9 है। अगर पश्चिमी साइड में बात करें, सबसे पहले गुजरात आता है, आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर क्या है, केरल है। पूर्वी साइड उत्तर पे बात करें, सबसे पहले कौन सा आता है आपका, तमिलनाडु हो गया। ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो 4 ही साइड में और 5 ही साइड, टोटल कितने हो गए, 5 + 4 9,
कुल 9। अगर आपसे पूछा जाए कितने तटीय राज्य हैं भारत में, कितने तटीय राज्य हैं, 9 हैं, जिसमें सबसे लंबा जो तटीय किनारा किसका बनता है वो बनता है गुजरात का, और सबसे छोटा किसके साथ बनता है वो बनता है गोवा के साथ। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर इटली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि UAE। ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी आपकी हो जाएगी एम्स्टर्डम। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? इसका है सियोल। और इटली की राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है रोम। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, RBI गवर्नर, वित्त सचिव या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, किसके स्थान पर किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने योजना आयोग, कितने पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या किया गया था? इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा इसका अध्यक्ष होगा। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर अयंगर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M अनंत शयनम अयंगर या फिर डॉक्टर PV चेरियन? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GV मावलंकर अयंगर। कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी मान लीजिए कि GV ही दे दिया तो इसका, या फिर दे दिया गणेश वासुदेव। ठीक है, तो आप लोग उसको जानते रहिए कि GV का फुल फॉर्म क्या होता है? गणेश वासुदेव। तो गणेश वासुदेव मावलंकर अयंगर इसके पहले स्पीकर थे, किसके? लोकसभा के। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1992 से लेकर 1956 तक। चलिए अब आप लोग बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो कौन हो जाएंगे? ओम बिरला जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। 29 में पूछा है कि माले किसकी राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या फिर मॉरिशस? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके परीक्षा में एक प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से जरूर पूछा जाएगा। मैंने प्रत्येक सेट में, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न जरूर बताया है, अलग अलग ढंग से प्रश्नों को वहाँ पर बताया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या फिर ग्राम सहकारी संस्था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सहकारी संस्था इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जबकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत इसमें शामिल है। ठीक है। अगर किस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी तो आप लोगों को बताना है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 1957। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानूनी मंत्री या फिर न्यायवादी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महान्यायवादी। भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में आर्टिकल 76 में, कितने में? संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए यहाँ पे दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो कि नारा नहीं, इंकलाब जिंदाबाद का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? एक प्रश्न यह हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारे के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब हो जाएगा भगत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ठीक है। और इंकलाब जिंदाबाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा और इन्होंने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा, इनकी एक किताब आई थी बंग ए दर्रा, इस किताब में इन्होंने मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का जो है कि
प्रयोग किया था? और नारे के रूप में किसने प्रयोग किया? भगत सिंह ने। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है कि जन गण मन भारत के राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 27 दिसंबर 1911। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जो राष्ट्रगान है इसे कब अडाप्ट किया गया, इसे कब एक राष्ट्रीय राष्ट्रगान के रूप में अडाप्ट किया गया, तो कब हो जाएगा यह? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में जो है कि अपनाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त या फिर 8 सितंबर। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 सितंबर। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है कौन सा होता है? भारत रत्न। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। द्वितीय नंबर पर कौन है सेकेंड पोजिशन पर? तो पद्म पुरस्कार। और तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। सॉरी, तीसरा आपका हो जाएगा पद्म भूषण, पता नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38 में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? 3:5, 3:4, 3:2 या फिर 3:4, यानी 3:5, 3:4, 3:2 या 3:4। देखिए 2 बार रिपीट हो गया है। तो राइट आंसर क्या इसमें हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:2। ठीक है, बात करें हम लोग की जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया है? तो इसको जो कि भारतीय संविधान सभा द्वारा याद रखिएगा किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा 27 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 122, 172, 178 या 315। तो इसका जवाब आप सभी लोगों को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 315। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं जो आज के इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 90 सेकेंड, लगभग 100, देखिए पूरा सेकेंड में दिया गया है, मिनट में नहीं दिया है। लगभग 180 सेकेंड, लगभग 340 सेकेंड या लगभग 500 सेकेंड। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लगभग 500 सेकेंड। अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कितना हो जाएगा? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, तो यह आज के टेस्ट के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और यहाँ से जो भी अभी तक 8 टेस्ट हुआ है, अभी 2 टेस्ट आपका भी और होगा। कुल 10 टेस्ट होने हैं और 10 टेस्ट मतलब हो गया आपका 400 प्रश्न। इन 400 प्रश्नों में से आपके जीएस के जो 50 प्रश्न आने वाले हैं, 50 मतलब 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, वहाँ से लगभग सभी प्रश्न आ सकते हैं और आने की संभावना भी है। इसलिए आप लोग जो लोग भी अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं पिछला 1 से लेकर 7 तक, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।